अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। लेक्चर 1 है चैप्टर 4 का और लेक्चर 1 का नेम है टॉर्क। और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है नेशनल बुक फाउंडेशन, जो न्यू बुक फिज़िक्स की आई है वो। इस लेक्चर जो आपका टॉपिक है टॉर्क, इसमें जितने पॉसिबल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते थे और इस टॉपिक में ही जहाँ जहाँ कॉन्सेप्चुअल वगैरह चीज़ें लिखी थी वो मैंने सारी अलग से भी मेंशन कर दी हैं इसी नोट्स में। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है। ये है आपका फर्स्ट टॉपिक नहीं, ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट टॉपिक जो था वो फोर्सेस ऑन बॉडीज़, और इस पूरे पैराग्राफ में जो कंसेप्ट था वो मेन ये था, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में डिफरेंस। तो ये हम फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर देखना है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 4 की उसमें जाके ये फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो। इसको स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आता है, इसलिए मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई थी। और ये चैप्टर 4 का फर्स्ट लेक्चर है, लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में डिफरेंस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स। इस पे टॉर्क भी नेम आ सकता है और मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली टॉर्क को ही कहते हैं। तो इस पे अब आपका आ सकता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन टॉर्क, तो तब भी यही टॉपिक है, और अगर आगे मोमेंट ऑफ फोर्स तब भी यही टॉपिक है। एक ही टॉपिक है, दो नाम है। अब आप देखिए मेरे हाथ में ये एक पेन है। ये पेन जो है मैंने यहाँ से इसको फिक्स कर दिया, तो ये इसका क्या है, फिक्स पॉइंट। अब ये फिक्स पॉइंट से इधर उधर ये क्या कर रहा है, रोटेट, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है। तो अपने फिक्स पॉइंट पे ये जो फिक्स पॉइंट है इसका, इसके गिर्द ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये जो बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क होती है, ये हमें बताती है कि कैसे एक फोर्स ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाती है अपने फिक्स पॉइंट से। जैसे यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है और मैं इस पर फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है। देखो मैंने फोर्स लगाई है तो ये रोटेट कर रहा है। कोई भी चीज़ खुद ब खुद तो रोटेट नहीं कर सकती या मोशन नहीं कर सकती, हम उस पर फोर्स लगाते हैं तब वो मूव करेगी। तो ये बताता है टॉर्क कि आपका ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट पे फोर्स लगने की वजह से किस तरह से ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे रोटेट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, टॉर्क। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, आप देखो फिक्स पॉइंट से जो ये देखो टर्न करिए, कभी इधर कभी इधर, ये इसके टर्निंग इफेक्ट्स आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। क्या आ रहे हैं, टर्न करिए। तो जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट आते हैं अबाउट फिक्स पॉइंट पे, ये देखो फिक्स पॉइंट से इधर टर्न करिए, फिर इधर करिए, इधर करिए, इधर करिए, ये इसका फिक्स पॉइंट है। तो फिक्स पॉइंट पे जो टर्निंग इफेक्ट्स आते हैं बॉडी के अंदर फोर्स की वजह से, उसको बेसिकली हम कहते हैं टॉर्क। अब इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है कि यह इक्वल होता है मोमेंट इक्वल्स टू, या फिर टॉर्क भी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या डिस्टेंस। इन दो हम इस तरह से लिखते हैं। अब आप देखो कि यूनिट अगर देखें तो इसका तो हो गया टॉर्क का यूनिट एम, और ये जो आपके पास है फोर्स, इसका यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर। तो बेसिकली क्या बन गया, न्यूटन मीटर। तो आपके पास जो मोमेंट आर्म होती है, टॉर्क होती है, उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। ये क्या क्वांटिटी है, क्वांटिटीज़ हमारे पास दो तरह की होती हैं, या स्केलर या वेक्टर। अब आप देखो ये इधर उधर टर्न कर रहा है, डायरेक्शन तो है ना इसके पास, जिसके पास डायरेक्शन होती है वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, वेक्टर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड के पेपर में आया भी हुआ है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द टॉर्क, टॉर्क के कौन से फैक्टर्स हैं। तो अगर कोई चीज़ पूछता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ, किसी भी चीज़ के वेक्टर पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी वो टॉर्क के पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसका सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखा है, फार्मूले में जितनी चीज़ें आ रही हैं वो उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे अब आप यहाँ पे देखो, ये क्रॉस हमारे पास या होता है डॉट। जब हमने वर्क पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट डी, चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें हमने कहा था कि जब डॉट हटता है, या हमारे पास डॉट होता है या क्या होता है, क्रॉस। दो चीज़ें होती हैं, डॉट होता है या क्या होता है, क्रॉस। जब डॉट को हटा देते हैं तो हमारे पास कॉस थीटा आता है, और जब हम क्रॉस को हटा देते हैं तो हमारे पास साइन थीटा आता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डॉट। जब मैंने डॉट को हटा दिया तो आप देखो मैंने डॉट को हटा दिया, मैंने लिखा एफ डी, क्या इनके दरमियान डॉट है, नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि मैंने डॉट को हटा दिया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्रॉस। क्रॉस को हटाते हो तो साइन आ जाता है, क्या इनके दरमियान कहीं भी क्रॉस लगा हुआ है, नहीं, क्योंकि मैंने क्रॉस को हटा दिया। तो अब हटाऊंगी तो क्या लिखूंगी इसकी जगह, साइन थीटा। तो अब आपका फॉर्मूला ये है टॉर्क। अच्छा, टॉर्क को ना टी नहीं लिखते, ऐसे थोड़ा सा कर्व करके और ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। ये टॉर्क होता है, इसी तरह लिखा जाता है इसको। तो ये हो गया टॉर्क इक्वल्स टू एफ टी, क्रॉस हटा तो साइन थीटा आ गया। अब ये फॉर्मूला है मेन आपके पास, ठीक है। अब ये मेन फार्मूला, इसी से आपने लिखना है कि अब आप देखो फैक्टर्स कौन कौन से। सबसे पहली चीज़ आ रही है फोर्स, दूसरी चीज़ आ रही है डिस्टेंस, तीसरी चीज़ क्या आ रही है, एंगल। अब इसी तरह क्वेश्चन आ जाता कि, और इसको चैप्टर 6 में हमने डिस्कस भी किया था, मैंने तभी आपको अलग से वर्क वाले टॉपिक में ये भी करवाया था। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द वर्क, तो आपने लिखना था फोर्स, डिस्टेंस और एंगल।
अब इसी फार्मूले से ना ये सारी कंसेप्चुअल चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब देखो आपके पास जो है ये फार्मूला बन गया। ये अब आपने बताना है कि मैक्सिमम टॉर्क कब होती है और मिनिमम टॉर्क कब होती है। तो मैक्सिमम आप sin 90 आपके पास बेसिकली क्या होता है, sin 90 आपके पास होता है 1। आपने एंगल ऐसा यहाँ पे रखना, ये एंगल है, ये एंगल आपके पास ना बेसिकली 0, 1, 2, 90, 60, 120, 360 कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे देखना है कि मेरा sin 90 कब 1 बनता है, सॉरी कौन सा साइन जो है मैं एंगल डालूँ तो वो 1 बने। तो मैंने देखा sin 90 है, उस पर वो हमारे पास 1 बनता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया sin 90। तो अब मैंने देखा कि sin 90 1 होता है, तो आप यहाँ पे 1 लगाओगे तो क्या बन जाएगा, एफ डी sin 90 क्या होता है 1, सॉरी sin 90 पूरा क्या बन जाएगा 1। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एफ टी। तो ये मैक्सिमम फोर्स आ रही है ना, एफ टी। तो अच्छा sin 90 का क्या मतलब है, 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या चीज़ है परपेंडिकुलर, किन के दरमियान एंगल 90 का दिख रही है। पीछे क्या रह गया, एफ और डी। इसका मतलब एफ और डी के दरमियान एंगल जब 90 होगा तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम रोटेशन होगी, पूरी रोटेशन। मैक्सिमम रोटेशन, सबसे ज़्यादा रोटेशन कब होती है, जब आप फोर्स डिस्टेंस के परपेंडिकुलर लगाते हो, तब आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि sin 90 1 होता है। अब आपने लिखा फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, या फिर टॉर्क आप लिख लो, सॉरी मूवमेंट। अच्छा यहाँ पे भी एक होता है, अगर यहाँ पे मूवमेंट फोर्स टॉर्क होती है, ये मूवमेंट आर्म है। मूवमेंट आर्म का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है, इस डिस्टेंस को हम मूवमेंट आर्म भी लिख देते हैं। तो वो कह रहे हैं फोर्स और मूवमेंट आर्म आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। फॉर मैक्सिमम टॉर्क फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट आर्म। आपने भूलना नहीं है कि मूवमेंट आर्म और डिस्टेंस एक ही बात है, और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। ये मूवमेंट ऑफ फोर्स थी जिसको हम टॉर्क बोल सकते हैं, वो मूवमेंट आर्म की बात हो रही है। मूवमेंट आर्म मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस और मूवमेंट आर्म एक बात होती है। ये मूवमेंट ऑफ फोर्स है जो अलग है चीज़, ये और टॉर्क एक बात होती है। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में भी डिस्कस हुआ, तो उसकी भी हमने हेडिंग बना ली। डायरेक्शन जो है, अब आप देखो टॉर्क जब रोटेशन हो रही है, ये रोटेशन होगी ऐसे और ऐसे, ये ऐसे भी तो रोटेशन हो सकती है। आप देखो ये ऐसे भी तो जा सकता है और ऐसे भी आ सकता है। अब अगर रोटेशन ऐसी हो रही है तो ये कौन सी होती है, क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर 12 के बाद घड़ी के हिसाब से आप जाओ ना, ये होता है 12 फिर 1 2। अगर ऐसे रोटेशन होती है तो वो क्लॉकवाइज, अगर उल्टी जाती है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो आपके पास रोटेशन जो होती है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप जो होती है फोर्स किस तरह से लगा रहे हो। अब क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होती है उसको हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। ये आपका एक न्यूमेरिकल भी है, उसमें हमने अप्लाई भी करना है। और इस न्यूमेरिकल्स वाली जो एग्जांपल्स के न्यूमेरिकल्स हैं उसकी मैं अलग से सारी वीडियोस बनाऊंगी, इस पूरे चैप्टर की जो एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। उसके बाद आती है एंटी क्लॉकवाइज। जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी उसको हम हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव, और ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। अब अगर हम रिलेशंस की बात करें तो हमारे पास मेन फार्मूला क्या था, टॉर्क इक्वल्स टू एफ क्रॉस डी, या टॉर्क इक्वल्स टू एफ डी साइन थीटा। ठीक है, आपके पास टॉर्क इक्वल है एफ डी के। अब आप देखो जो चीज़ ऊपर लिखी होती है उसके डायरेक्ट रिलेशन होती है। अगर यहाँ पे लाइन डली होती जैसे एफ डी और नीचे लाइन डल के कुछ और लिखा होता, फॉर एग्जांपल आर लिखा होता, तो जहाँ पे जो चीज़ नीचे लिखी होती है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है और जो ऊपर लिखी होती है उसके साथ डायरेक्ट होता है। तो यहाँ तो कुछ नीचे लिखा ही नहीं हुआ, यहाँ से दोनों चीज़ें ऊपर लिखी हैं तो दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो टॉर्क का यहाँ पे डिस्टेंस के साथ या फिर मूवमेंट आर्म के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। जितना ज़्यादा मूवमेंट आर्म होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे या मूवमेंट आर्म बढ़ाओगे, टॉर्क उतनी बढ़ेगी और उतनी आसानी से चीज़ रोटेट होगी। और शॉर्टर मूवमेंट आर्म डिक्रीज टॉर्क, और अगर जो शॉर्टर मूवमेंट आर्म होगा, डिस्टेंस कम होगा, तो आपके पास टॉर्क भी क्या होगी, कम। अब आप इस पे देख सकते हो कि ये आपके पास एक फिगर बनी हुई है, एक प्लास है या रेंच होता है, यहाँ से रोटेशन होती है ना, आपके पास ये फिक्स पॉइंट होता है, यहाँ पे एक चीज़ फिक्स होती है, आपने कभी गौर करना। तो इस फिक्स पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस जो पूरा होता है वो आपके पास बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस या फिर मोमेंट आर्म। अगर आप बड़ा हैमर लोगे तो उसकी ये चीज़ बड़ी होगी ना, तो उसका मोमेंट आर्म बड़ा होगा। अगर छोटा हैमर होगा तो उसकी ये चीज़ कम होगी और उसका मोमेंट आर्म क्या होगा, छोटा। अगर बड़ा रेंच हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे रोटेशन आसानी से हो जाती है, क्योंकि उसका मूवमेंट आर्म बड़ा है। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि लॉन्गर मूवमेंट आर्म इंक्रीज टॉर्क बढ़ेगी और आसानी से ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो जाएगा। उसके बाद ये फोर्स, दूसरा फोर्स था, तो फोर्स पे भी डायरेक्ट अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो हमारे पास टॉर्क भी बढ़ेगी। अभी इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, आपके पास जो होती है डोर की एग्जाम्पल और बेस्ट एग्जाम्पल होती है टॉर्क के लिए। अब आपके पास ये दरवाज़ा है, यहाँ पे दरवाजे का ये फिक्स हुआ होता है ना आपके पास, तो ये उसका क्या है, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट को पिवट पॉइंट भी बोलते हैं, या फिक्स पॉइंट है या फिर पिवट पॉइंट है।
यहाँ पे उसका हैंडल होता है। अब आप देखोगे इसको फिक्स पॉइंट से दूर बनाया जाता है, क्योंकि अगर इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपके पास मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो टॉर्क ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा रोटेशन होगी। और अगर आप यहाँ पे रख देते, यहाँ पे दरमियान में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कम था, तो फिर टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आप ये जो हिंज होता है, हैंडल होता है, ये आप दूर रखते हो। ये जो फिक्स पॉइंट, ये जो चीज़ें बनी होती है इसको हिंज बोलते हैं। बेसिकली आप इसके हैंडल को दूर क्यों रखते हो, ताकि आसानी से जो है इसका मोमेंट आर्म बड़ा हो और आसानी से टॉर्क पैदा हो जाए। और दूसरी एग्जांपल है सीसॉ। सीसॉ भी अगर आप देखो, आपके पास यहाँ पे सीसॉ फिक्स होता है, फिर आप ये ज़्यादा बड़े क्यों बनाते हो, ताकि आप यहाँ फिक्स पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा रख सको, टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो। आप ऐसे भी तो बना सकते थे, ये फिक्स पॉइंट है, फ़ौरन ही यहाँ पे ख़त्म कर देते और यहाँ पे ख़त्म कर देते। ठीक है, तो फिर उससे ईजिली टॉर्क प्रोड्यूस ना होती। उसके बाद आपकी बुक में ही था कि ये जो मोमेंट आर्म है और इसका जो है बेसिकली टॉर्क का और जो न्यूटन्स के लॉज हैं उनका भी आपस में रिलेशन है। मतलब जो हम न्यूटन्स के लॉ लगाते हैं, क्या हम उसको टॉर्क पे भी लगा सकते हैं? तो ये एक अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया कि न्यूटन्स के तीनों लॉज जो हैं वो हम टॉर्क से भी रिलेट करके देखें। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विल अंटिल फोर्स इज़ अप्लाइड। वो कह रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा रहेगा जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं लगाऊंगी, ये नहीं हिलेगा अपनी जगह से। और अगर कोई चीज़ मूव करिए एक ही जैसे स्पीड से, तो वो करती रहेगी जब तक मैं फोर्स लगा के उसको ना रोकूं। ये तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था जो सबको पता होता है। अब हम इसको अगर टॉर्क पे अप्लाई करके देखें तो क्या टॉर्क में भी ऐसा होता है? टॉर्क बेसिकली क्या है? रोटेशन। ये ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तो वो ऑब्जेक्ट्स हैं ना जो ऐसे लीनियर मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये टॉर्क उस पर लगता है जो ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेशनल मोशन कर रहे होते हैं। तो क्या ये रोटेशन पे भी लगता है? तो इसमें भी ये होता है कि रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट जो है विल नॉट चेंज इस रोटेशन। वो अगर घूम रहा है ना गोल गोल, तो वो तब तक घूमता रहेगा जब तक इसके ऊपर हम टॉर्क ना लगाते। बेसिकली इनमें फोर्स लगाते हो, फोर्स और टॉर्क एक ही चीज़ है। जो लीनियर मोशंस होती हैं उनमें आप फोर्स लगाते हो, अगर कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है रोटेशन में तो उस पर टॉर्क लगती है, एक ही बात होती है। रोटेशन के लिए टॉर्क होती है और जो लीनियर होती हैं उनके लिए फोर्स होती है। तो रोटेशनल मोशन में भी जब ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी रोटेशन ही करता रहेगा, अपनी रोटेशन वाली स्टेट चेंज नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर टॉर्क नहीं लगाएंगे। जैसे इस पे जब तक हम फोर्स नहीं लगाते थे वो अपनी स्टेट में रहता था, वही स्टेट। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन कर रहा है तो मोशन करता रहेगा। अगर इसमें भी ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा है तो वो रोटेट ही करता रहेगा जब तक टॉर्क नहीं लगेगी। अब ये देखते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हम किसी एक चीज़ पे एक्शन करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन करके देगा। मतलब अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो इन रिएक्शन आपको थप्पड़ ज़रूर मारेगा। ठीक है, तो हर एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होता है। तो अगर हम टॉर्क पे अप्लाई करके देखें तो ऐसा भी क्या होता है, व्हेन टॉर्क इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क बैक। अगर आप इसी तरह अगर एक बॉडी है वो रोटेट कर रही है, उसके ऊपर आप टॉर्क अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट भी पलट के आपके ऊपर क्या करेगा, टॉर्क लगाएगा। और न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो हमने पढ़ा था कि F इक्वल होता है ma के। तो इसी तरह टॉर्क भी लग सकता है आपके पास। मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो ऐसी होती हैं जो लीनियर मोशंस वगैरह होती है उसमें फोर्स होता है, जो रोटेशन में आ जाती है उनके पास टॉर्क लगती है, फोर्स होती है और इसमें टॉर्क आ जाती है। अब आपके पास फोर्स इक्वल था ma के, इसमें बेसिकली आपके पास टॉर्क इक्वल होता है एक्सेलरेशन। ये लीनियर एक्सेलरेशन होती है। अगर कोई चीज़ गोल गोल मूव कर रही है तो उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन को ऐसे लिखते हैं अल्फ़ा के फॉर्म में। और आपके पास अगर कोई मूव करिए तो उसका मैस भी उसका इनर्शिया होता है। तो ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। आपके पास F इक्वल होता है ma के और टॉर्क इक्वल होता है I अल्फ़ा के। तो हमने न्यूटन्स के लॉ भी टॉर्क के ऊपर अप्लाई करके देख लिए। अब है एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो मोमेंट आर्म हम पढ़ रहे हैं उस पर अलग से भी डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज़ मोमेंट आर्म। तो बेसिकली मोमेंट आर्म जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बेसिकली ये जो मोमेंट आर्म है ये परपेंडिकुलर होता है फोर्स के, क्योंकि आपके पास F क्रॉस D है ना, तो अगर आप इसको हटाओ तो टॉर्क किसके इक्वल होगी, FD साइन थीटा। अगर आप टॉर्क इक्वल्स टू FD साइन 90 रखते हो, मतलब फोर्स और जो ये डिस्टेंस बेसिकली मोमेंट आर्म है, ये अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो आपके पास जो टॉर्क लगती है वो मैक्सिमम लगती है FD, वरना तो वो ज़ीरो हो जाएगी। टॉर्क को ऐसे लिखते हैं। तो आपके पास इनका परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। तो आप इसका ऐसे लिख सकते हो F क्रॉस D, और D की जगह मोमेंट आर्म भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा रिलेशन भी दे सकते हैं कि टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंट आर्म
के या फिर डिस्टेंस के। अगर हम यूनिट देखें तो ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस ही है, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर्स में। अब एक यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि वाई अप्लाइंग फोर्स नियर द हिंज डू नॉट प्रोड्यूस रोटेशन इन डोर। वही बात है, अभी डोर के हमने एग्जांपल देखी कि हमारे पास यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट होता है और यहाँ पे आपके पास डोर का नॉब होता है। हम यहाँ पे इसको इतना दूर क्यों बनाते हैं, इसको इधर करीब क्यों नहीं बनाते। हिंज बेसिकली फिक्स पॉइंट होता है, यहाँ पे ऐसे आपका डोर जहाँ से खुलता और बंद होता है ना, उसको हिंज बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को। अब आप देखो कि आपके पास टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंट आर्म के। अब आपको ये दूर क्यों बनाते हो, क्योंकि फिक्स पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट आर्म मतलब कि डी। अब जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म होगा उतनी ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगी, उतनी रोटेशन होगी। अगर मैं इसको डोर के नोब को यहाँ बना देती तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो कम होता है, तो टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होती और रोटेशन भी कम होती, जैसे ये। तो अप्लाई फोर्स नियर हिंजेस डू नॉट प्रोड्यूस रोटेशन बिकॉज मोमेंट आर्म इज स्मॉल, सो टॉर्क इज स्मॉल। अब मेकिंग इट हार्ड, अगर आपके पास ठीक है टॉर्क स्मॉल होगा और अगर टॉर्क स्मॉल हो गया तो मेकिंग इट हार्ड टू ओपन द डोर। अप्लाइंग फोर्स फार्दर फ्रॉम द हिंजेस इंक्रीज टॉर्क एंड ईजियर रोटेशन। अब वही कह रहे हैं कि अगर आप फोर्स लगाओगे हिंज से दूर, मतलब कि अगर जैसे ये डोर था, ये इसका फिक्स पॉइंट था, अब हमने यहाँ पे नोड बनाया हुआ है, तो यहाँ से नोब यहाँ बना हुआ है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो रोटेशन भी क्या होगी, ज़्यादा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।